गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो नया वर्ड आपके लिए है वो है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ इज नथिंग बट दी स्ट्रेस। तो सर ये तो दोनों सेम हो गए। नहीं, स्ट्रेस बट एट द पॉइंट ऑफ फेलियर। जस्ट फेलियर से पहले जो मटेरियल में जो स्ट्रेस होता है उसी स्ट्रेस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्लियर? तो इसी के बारे में हम लोग इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे कि एक मटेरियल में, अब मटेरियल ऐसा तो होगा नहीं, वो किसी न किसी शेप में होगा। तो जब मटेरियल किसी फोर्स में सब्जेक्टेड होगा तो उसमें कितने तरीके के स्ट्रेस आते हैं और वो स्ट्रेस कितना होगा जिसके कारण मटेरियल फेल होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्लियर? इस कोर्स के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, shear force, bending moment diagram and statically determinate beams, and then different type of stresses जिसमें आपका shear stress आएगा, bending stress आएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और आपको यहाँ पे पढ़नी होगी, कॉलम, जो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इस कोर्स में है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेसिकली आपने स्टैटिक पढ़ा होगा, डायनामिक आई होप आप नहीं पढ़े होंगे, और उसी के अंदर आता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो हाउ दिस मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्टैटिक एंड डायनामिक। तो स्टैटिक एंड डायनामिक केसेस में हम लोग एक्सटर्नल इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडीज। अब ये रिजिड बॉडी क्या होता है? तो रिजिड बॉडी वो होता है जिसमें लोड लगने के कारण उसके शेप में कोई चेंज नहीं आता, ये सिर्फ रिजिड बॉडी मूवमेंट होगा। तो ये इसका जो शेप है, सपोज ये ए है, ये बी है, तो ये हमेशा ए और बी ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में जो हम बॉडी हमारे पास लेते हैं वो डिफॉर्मेबल बॉडी होती है, मतलब लोड लगने के साथ उसमें चेंज आएगा, तो उसके जो शेप एंड साइज में चेंज आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो ये है डिफॉर्मेशन बॉडी का मैकेनिक्स। तो हम लोग इस पूरे कोर्स में हमारी जो बॉडी होगी वो डिफॉर्मेबल होगी। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को इन और दो नामों से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो किसी भी ब्रांच, इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में फिजिकल सिस्टम होते हैं और वो फिजिकल सिस्टम छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने होते हैं और वो पार्ट्स किसी न किसी मटेरियल से ही फैब्रिकेटेड होते हैं। तो इसीलिए आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अप्रोप्रिएट साइजिंग इज नेसेसरी फॉर दिस पार्ट ऑफ सेफ्टी स्टैंड द इम्पोज फैक्टर ऑन देम, यानी कि आपकी साइजिंग और इकोनॉमी दोनों बैलेंस्ड होनी चाहिए, इसीलिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस है। इट इज एसेंशियल टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द स्ट्रेंथ एंड डिफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेज विच कॉजेज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इन द मटेरियल। तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस कॉज करेंगे आपके मटेरियल के अंदर। इन सब को जो जिस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग ना सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को हम लोग स्किप कर देते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि SI यूनिट में हम लोग ये पूरा कोर्स डील करेंगे, जिसमें MLT आपको पता होगा, मास, लेंथ के लिए मीटर, और T
टाइम सेकेंड। और डिराइव्ड यूनिट जैसे एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स का यस न्यूटन। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक फोर्स होता है बॉडी फोर्स जो आपके वॉल्यूम में एक्ट करेगा, ठीक है। तो सपोज एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा उसमें आपका ये वॉल्यूम, इसका वेट एक्ट करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ बॉडी फोर्स। वैसे ही इनर्शिया है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, एक का मास ज़्यादा है, सेम साइज है बट इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, तो मास और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, यानी दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो इसको रोकने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, तो इसलिए ये भी एक वॉल्यूम बॉडी फोर्स है। नाउ इसके अलावा होता है सरफेस फोर्स। सपोज एक एरिया है, इस एरिया में लगने वाला ट्रैक्शन फोर्स आपका सरफेस फोर्स है, क्लियर। तो इसके ये एरिया जो सरफेस फोर्स है वो बेसिकली एक्ट ऑन द एरिया एलिमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये वॉल्यूम पे काम नहीं करता, ये किस पे एक्शन करता है, एरिया पे। इंटरनल फोर्सेस, तो एक बॉडी है जो इमेजिनरी प्लेन से हम लोग जिसको कट करते हैं, कट करने के सपोज ये बॉडी पहले इक्विलिब्रियम में थी, ठीक है, इन फोर्सेस के कारण ये बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, तो इस बॉडी के इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट पे कोई फोर्स लगा है, पता तो चलेगा ही। तो ये फोर्स यहाँ धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा, धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा, धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र होते होते इस पॉइंट को पता चलेगा कि हाँ वहाँ ये इस पॉइंट 3 में कोई फोर्स लगा हुआ है। तो इन पॉइंट्स को, इन फोर्सेस को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, और ये जो अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोर्स। तो जब आप इस बॉडी को इस प्लेन से कट करेंगे तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस मिलेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस, क्लियर। फ्री बॉडी डायग्राम में जैसे एक बॉडी है जो इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट ए में आप देखिए, जो एक बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, और P1, P3 और P2 इन फोर्सेस में सब्जेक्टेड है, और सपोर्ट A एंड सपोर्ट B में रेस्टेड है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, सबसे पहले आप लोग फोर्स को हटा देंगे तो रिएक्शन आएगा RA और RB, है ना, ये इसका विदाउट सपोर्ट, ये आपका रिएक्शन के साथ ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। सपोज आप इसके इंटरनल फोर्सेस देखना चाहते हैं, आप इसके दो हिस्से कर दीजिए। तो अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका कोई भी पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब इसके दो हिस्से हो गए, ठीक है, और ये दोनों हिस्से, क्योंकि ये दोनों मिल के इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों हिस्से क्या होंगे, इंडिविजुअली भी इक्विलिब्रियम में होंगे। ये इसके इंटरनल फोर्सेस हैं, क्लियर। नाउ अभी आप लोग बस ये देख लो कि किस किस को क्या क्या नाम देते हैं। जैसे एक बॉडी है, सपोज एक क्यूब है, इस क्यूब में जो नॉर्मल लग रहा होगा, इस सरफेस के नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्सेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। और जो शियर डायरेक्शन में लग रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेसेस, और डिनोट करते हैं टाउ XY से। इसके बारे में और अभी हम लोग पढ़ेंगे, यू डोंट वरी। Now, for your practice, you pause the video over here and try to draw the free body diagram of this question. So this is the free body diagram for this question. So you note it down, you try to solve it. और अगर आपका और सॉल्यूशन में कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, सो यू प्लीज़ डिस्कस इट विथ
me on this WebEx meeting. Okay. Now second is you just try to draw the free body diagram for this also. This is your free body diagram. ठीक है. So this is it. This was just an introduction for you. तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोग ये डिस्कस किए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है, स्ट्रेंथ क्या होती है, और बेसिकली हमको कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ने हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के कारण आएंगे. क्लियर? थैंक यू.